Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Can you hear me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, thank you. Today's topic is the structural organization of proteins. According to structure, the proteins are divided into four types. First is primary structure, second is the secondary, third is the tertiary, and fourth is the quaternary structure. आपने इसको लिपिन कॉर्ड से करना है फुल फ्लेज. लिपिन कॉर्ड का जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा का पूरा आप लोगों ने करना है, उसमें से कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. तो फर्स्ट पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप लोगों ने करना क्या क्या है. एक तो ये कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर. सेकंड इज कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वो क्या चीज है, बिकॉज दैट इज लिंक्ड टू प्राइमरी स्ट्रक्चर. फिर है कि नेमिंग द अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड में आपने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, rigidity of that bond, planar structure of peptide bond, trans nature, partial separation of charges, और उसकी जो भी नेचर है पोलर और अनचार्ज नेचर, और सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा ओवरव्यू है कि मैंने आपको कल भी जैसे बताया था कि देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स इन मैमल्स एंड ह्यूमंस which all participate in the formation of proteins. ठीक है. The linear sequence of linked amino acid contains the information necessary to generate a protein molecule with a unique three-dimensional shape. Primary structure is basically a linear structure जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड जो हैं वो एक सीक्वेंस में सारे प्रेजेंट हैं और वो 3 डायमेंशनल शेप हमारे पास बना लेते हैं आगे फर्दर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करके या स्ट्रक्चर को थोड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट में डाल के या और भी जितने भी लेवल्स हैं. ठीक है. तो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है उसको हम 4 तरीकों से एनालाइज कर सकते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन. ठीक है. इसमें आप कोई भी एग्जांपल इसकी दे सकते हैं, कोई भी सिंपल अमीनो एसिड लिख लें, उसमें जो भी ओके. प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसमें लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर. इसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. जो भी मैंने आपको बताया था कि जो अमीनो एसिड है उसमें कार्बन एटम है, एक अल्फा कार्बन एटम है, उसके एक साइड पे अमोनिया लगा हुआ है, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, और एक साइड पे आर ग्रुप है और एक साइड पे हाइड्रोजन है. तो दो अमीनो एसिड को हम अगर हम ज्वाइन कर दें, बीच में से वाटर निकल जाएगा, तो वो हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स बन जाएगा. उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. All proteins have their own specific primary structure. For example, ये example जो मैंने green में highlight की है, इसमें आप देखें कि एक पेप्टाइड जो है ये रेड कलर से लिखा हुआ है, एक पेप्टाइड जो है वो पेप्टाइड 1 ये है एंड पेप्टाइड 2 ये है. अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें दोनों में एक जैसे अमीनो एसिड हैं, दोनों का सीक्वेंस चेंज है. इसमें ल्यूसीन जो है वो 1 2 3 4th नंबर पे और इसमें ल्यूसीन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है. तो इस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, बेशक अगर अमीनो एसिड सेम हो और सीक्वेंस चेंज हो तो उससे सारा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाता है. तो यही जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो लीनियर सीक्वेंस ऑफ चेन बनेगा और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा. In proteins, amino acids are joined covalently by peptide bonds, which are amide linkages between the alpha carbonyl group of one amino acid and the alpha amino group of another amino acid. A molecule of water is released during this process. Peptide bond amino acid 1 है. इसमें आप देखें कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और अमीनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन ग्रुप है, वो जब दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जो बॉन्ड बीच में बनेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड. ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली द
पेप्टाइड बॉन्ड इन 4 ग्रुप्स के बीच में बना हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो है फॉर एग्जांपल it can be a dipeptide, it can be a tripeptide, pentapeptide and multipeptide भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेलिन और अगर एलानिन को हम कंबाइन करें बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा? विलाइल एलानिन। पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं these are very stable bonds and they can't be denatured by conditions such as heating or high concentration of urea. Prolonged exposure to strong acid or base जो है at elevated temperatures is required to hydrolyze its bonds enzymatically. फिर आ जाता है कि हम पेप्टाइड बॉन्ड्स को नेम किस तरह करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली इट इज एन अनब्रांच चेन और इसमें जितने भी अमाइनो एसिड लगे होते हैं ना, फर्ज करें कि इसमें जो भी अमाइनो एसिड लगे हुए हैं तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना है इसमें 2 अमाइनो एसिड ज्वाइन है तो ईच अमाइनो एसिड इज नोन एज अ रेजिड्यू। इट इज अ रेजिड्यू 1 अमाइनो एसिड, इज इट रेजिड्यू 2 और जितने भी आगे अमाइनो एसिड होंगे उनको हम उस हिसाब से रेजिड्यू कह सकते हैं। अब हमने पेप्टाइड बॉन्ड्स को नेम किस तरह से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछी जाती है और वाइवा में भी पूछ सकते हैं आपसे कि पॉलीपेप्टाइड को हमेशा हम एन टू सी टर्मिनल से नेम करेंगे, हमेशा एन टर्मिनल से लेके सी टर्मिनल में हम उसको नेम करेंगे। N terminal is written on the left and C terminal is written on the right. Therefore, all the amino acids are read from N to C terminal end of the peptide. फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में अगर आप देखें तो अगर हमने अमाइनो एसिड को रीड करना हो तो हम वेलिन और एलिन इस तरह रीड करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि वेलिन जो है वो पहला रेजिड्यू है और एलानिन जो है वो सेकंड रेजिड्यू है। अब जब भी हम अमाइनो एसिड को नेम करते हैं तो कोई भी अमाइनो एसिड है जैसे प्रोलीन है, ग्लूटामीन है, ग्लूटामिक एसिड है और ग्लूटामेट है, तो उसमें जो भी एंड वाले जो सफिक्सेस हैं ना, जो एंड वाले 3 लेटर्स या 2 लेटर्स हैं वो आयल में चेंज हो जाएंगे। अब सारे अमाइनो एसिड में बाय कन्वेंशन इसी तरह होगा, लेकिन जो अमाइनो एसिड जिनका सी टर्मिनल एंड पे लगा हुआ है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 3 अमाइनो एसिड को ले रहे हैं, वेलिन, ग्लाइसिन और ल्यूसीन, इनको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो इनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना उसको हम कहेंगे विलाइल ग्लाइसाइल ल्यूसीन। वेलिन का जो आयन है उसको हमने हटा के आयल कर दिया, ग्लाइसिन का भी आयन हटा के आयल कर दिया, ल्यूसीन को हमने वैसे ही रहने दिया बिकॉज इसका सी टर्मिनल जो है वो एंड पे है। दैट इज वाई हमने इसको विलाइल ग्लाइसाइल ल्यूसीन के लिखा है। फिर आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये इस पे नोट लिखना है बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सेकंड ये कि द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड एंड प्लानर, थर्ड ये कि इट हैज अ ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन एंड फोर्थ इज के इट इज अनचार्ज बट पोलर। अच्छा, peptide bond is a partial double bond. It is shorter than a single bond. This is due to the phenomena of resonance in the peptide bond. Resonance का मतलब ये है कि जो ये partial double bond है ना, यहाँ पे ये shift होता रहता है, कभी ये इस वाली ऑक्सीजन के साथ, कभी ये इस वाली ऑक्सीजन के साथ आ जाता है। तो ये जो shifting of double bond है ना, ये क्या create करती है कि मॉलिक्यूल को में रेजोनेंस का फिनोमेना या वाइब्रेशन का फिनोमेना क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कभी ये सिंगल हो जाता है, कभी ये डबल हो जाता है, तो बीच में कोई इसका एक इंटरमीडिएट सा कैरेक्टर है पेप्टाइड बॉन्ड का। इसमें आप देखें कि एक पेप्टाइड बॉन्ड ये दिखाया हुआ है कि ये इसमें जो डबल बॉन्ड है पहले ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड कभी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी बन जाएगा, जिसकी वजह से जो फाइनल जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा कि वो इट हैज अ हाइब्रिड ऑफ द टू फॉर्म्स, इट इज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू फॉर्म्स
और इस वाले बॉन्ड के ऊपर, इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर्स, बिकॉज रेजोनेंस का स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो मॉलिक्यूल को रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक जगह के ऊपर। उसके जो बॉन्ड्स हैं वो कुछ ही एटम्स के अराउंड घूमते रहते हैं, और वो जो बॉन्ड्स हैं या जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, वो रिजिड हो जाता है, उसमें मूवमेंट की इतनी एबिलिटी नहीं रहती। ठीक है। और दूसरे ये कि जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है वो ट्रांस पोजीशन पे लगी होती है हाइड्रोजन के साथ। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कौन से एटम्स के बीच में बनता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये जो 4 एटम्स हैं हमारे पास, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना होता है। फॉर एग्जांपल ये 2 अमीनो एसिड हमने ज्वाइन किए हुए हैं और दोनों के ये जो एटम्स हैं ये आपस में ज्वाइंट हैं। ठीक है। बट ये जो सारे जो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन वाले जो एटम्स हैं, ये क्या है कि ये प्लानर स्ट्रक्चर है इनका। दे हैव अ प्लानर स्ट्रक्चर, मींस कि ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, एक ही लाइन में, एक ही सीध में इनकी सारी एटम जो हैं वो लगे हुए हैं। जिस इस फिगर में आप देख लें कि इसमें जो सारे एटम्स दिखाए हुए हैं, जो भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, 6 एटम्स, अल्फा कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अल्फा कार्बन, दे लाई इन द सेम प्लेन। ये अल्फा कार्बन, दिस नाइट्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। There is a partial positive charge on the amide nitrogen and a partial negative charge on the carbonyl oxygen. ठीक है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है। पेप्टाइड बॉन्ड की क्या एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि इट इज अनचार्ज बट इट हैज अ पोलर स्ट्रक्चर। They can't release protons over the pH range of 2 to 12. ये वाले जो बॉन्ड्स हैं हमारे पास, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्वड इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉर एग्जांपल इन अल्फा हेलिसेस एंड बीटा शीट्स। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इनके ऊपर दीज आर अनचार्ज बट दे हैव अ पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस के इनके ऊपर क्योंकि ये पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, दैट इज व्हाई इनकी जो एंड्स हैं दे आर पोलर। दैट मींस के दे अट्रैक्ट polar solvents and they can form bonds with water. उसके बाद आ जाता है जी सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस ये है कि जो स्ट्रक्चर, फंक्शन और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन जो है वो सारी हम देख सकते हैं अमीनो एसिड ऑफ सीक्वेंस, अमीनो एसिड के सीक्वेंस से। और दूसरे ये कि कोई भी अगर सपोज करेंगे कोई भी अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कोई अमीनो एसिड मिसिंग है और कोई अमीनो एसिड एक्स्ट्रा है और किसी का अमीनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो गया है किसी दूसरे अमीनो एसिड से, तो ऐसे केसेस में प्रोटीन का सीक्वेंस पूरा चेंज हो जाएगा और नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोटीन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की हेल्प से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, जिसमें वेलिन की जगह पे ग्लूटामिक एसिड आ जाता है और वो सारा सीक्वेंस चेंज हो जाता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सिकल शेप बन जाते हैं and they have inability to take oxygen properly. So that's all for primary structure. अब थोड़ा देख लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। बात जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है दैट इज रादर इजी देन प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है इसको आप कौन सी हेडिंग में डिवाइड कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, फिर आपको इसकी 2-3 एग्जांपल्स आनी चाहिए और इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। ठीक है।
ये वाली नहीं हुई, क्यों? अब हुई है? क्यों नहीं हो रही? अब देखें। ये पीछे क्यों नहीं जा रहा? इसको बंद कर दूं? बंद कर दूं? ठीक, अब हुई है शेयर? ओके, नाउ हम देख लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। इसको 3 हेडिंग में आप डिवाइड कर सकते हो: डेफिनेशन, एग्जांपल्स एंड importance. Secondary structure is basically defined by the patterns of hydrogen bonds formed between amine hydrogen and the carbonyl oxygen atoms contained in the backbone peptide bonds of the protein. Examples इसकी क्या क्या हैं? Alpha helices, beta sheets, beta bends are all examples of secondary structures. Alpha helix जो है that is the most common secondary structure found in nature. Examples इसकी कौन कौन सी हैं? Rigid keratin protein of hair, nails and skin. In contrast to keratin, myoglobin, whose structure is also highly alpha helical, is a globular flexible molecule. Alpha helix जो है उसकी stabilization किस तरह से होती है? Due to the extensive hydrogen bonding between peptide bond carbonyl oxygen and amide hydrogens. Hydrogen bonds जो हैं that is individually they are weak structures, but collective जो हमारे पास जो पूरा structure बनता है वो क्या बनता है कि that is a stabilized structure because उसमें बहुत ज़्यादा hydrogen bonds होते हैं. Each turn of alpha helix contains 3.6 amino acids. Proteins that disrupt the secondary structure include proline, glutamate, aspartate, histidine, lysine, arginine amino acids with bulky side chains, for example tryptophan. ये सारे जो पॉइंट्स है ना अल्फा हेलिक्स की लिपिन कॉट में लिखे हुए हैं, बट दीज ऑल आर इवन एक एक लाइन जो है इन सारी चीज़ों की बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ठीक है. Proline produces a kink in alpha helix, while others form ionic interactions that repel each other. And tryptophan interferes with alpha chain formation. This is a diagram from Lippincott and it shows the peptide backbone. इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि साइड चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो आउटवर्ड की तरफ होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, और बीच में जो है हमारे पास इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. इन बिटवीन द चेन्स हमारे पास इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है. फिर सेकेंड टाइप इज द बीटा शीट्स. बीटा शीट इज अनदर फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर in which all the peptide bond components are involved in hydrogen bonding. The surfaces of beta sheets जो हैं वो प्लीट्स की तरह लगती हैं. ये प्लीट्स डलती हैं ना, जैसे आजकल हम मास्क लगाते हैं जो उसमें प्लीट्स डली हुई होती हैं, थोड़ी लेयर्स होती हैं, उनको हम कहते हैं प्लीट्स. तो बीटा शीट्स जो हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्लीट्स डली हुई होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन्स
हमें क्या होता है कि बीटा शीट जो है उसका राइट हैंडेड ट्विस्ट होता है, और ट्विस्टेड बीटा शीट जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स का कोर बनाती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल क्या है? हीमोग्लोबिन। उसमें जो बीच वाली जो चेन्स होती हैं ना, वो सारी बीटा शीट से बनी हुई होती हैं। इसमें ये देख लें कि जो बीटा शीट्स हैं, इट लुक्स लाइक दी फोल्डेड पेजेस और प्लीट्स डली हुई हैं, इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन चेन जो है ये हमारे पास प्रेजेंट है। और पॉलीपेप्टाइड चेन जो है दीज आर ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इसमें थोड़ी एक्सपैंड हो गई हैं। फिर आ जाता है कि बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स का डिफरेंस क्या है। बीटा शीट्स में क्या होता है कि दे आर टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स विच आर ऑलमोस्ट फुली एक्सटेंडेड। और बीटा शीट्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। दीज आर द टू मेजर डिफरेंसेस। एक तो ये कि टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें सिंगल होती है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं दीज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। बीटा शीट्स की टू टाइप्स हैं, पैरेलल बीटा शीट्स एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में ये देखें कि जो एंटी पैरेलल है ना, तो इसमें हमेशा एन टर्मिनल के जो सामने पैरेलल जो शीट आएगी ना उसमें सी टर्मिनल होगा, और जो सी टर्मिनल है उसके सामने जो शीट आएगी पैरेलल में वो एन टर्मिनल होगा, बिकॉज इट इज एंटी पैरेलल। और ये जो पैरेलल शीट है हमारे पास, इसमें हमेशा जो एक सीक्वेंस में एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, फिर सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल, फिर एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, इसमें जो पैरेलल आपस में शीट्स होंगी ना उसमें एटम्स भी सेम होंगे। अगर यहाँ पे n के सामने c है तो पैरेलल शीट्स में n के सामने n ही आएगा और c के सामने c ही आएगा पैरेलल शीट में। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि बीटा बेंड्स क्या चीज है। बीटा बेंड्स को हम रिवर्स टर्न्स और बीटा टर्न्स भी कहते हैं। बीटा बेंड्स एक्चुअली रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन and help it to form the globular compact structure. They are usually found on the surface of protein molecules and are often include charge residues. बीटा बैंड्स को हम इसलिए बैंड्स का नाम देते हैं बिकॉज ये एंटी पैरेलल शीट्स में इन्वॉल्व हैं। ये क्या करते हैं कि ये फ्लिप कर देते हैं हमारी शीट्स को, इन्वर्ट कर देते हैं। बीटा बैंड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड्स। These are composed of 4 amino acids, proline and glycine being most common. फिर आ जाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? नॉन रेपिटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम नॉन रेंडम स्ट्रक्चर और लेस रेगुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फिर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर कॉल्ड मोटिव्स और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। मोटिव्स किस तरह से बनते हैं कि एडजेसेंट जो हमारे पास स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है ना, एडजेसेंट साइड्स की जो चेन है उसको अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें और उसको पैक कर दें इकट्ठा करके, तो वो हमारे पास मोटिव्स बन जाएंगे। प्रोटीन्स जो डीएनए के साथ लगी होती हैं उसके साथ भी मोटिव्स लगे होते हैं, बट दे हैव अ लिमिटेड नंबर। हीलिक्स लूप, हीलिक्स इसकी एग्जांपल है जिसमें जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के तौर पे एक्ट करती हैं, वो डीएनए को बाइंड हुई हुई होती हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मोटिव्स की। हीलिक्स लूप, हीलिक्स, बीटा अल्फा, बीटा यूनिट, बीटा मिएंडर और बीटा बैरल। इसमें ये सर्कुलर फॉर्म में सारे बीटा चेन्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं। इंपॉर्टेंस क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की? बोथ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज्ड टू एड इन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। और अगर किसी प्रोटीन का हमें स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से ना पता चले तो हम उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर से पता चला सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट देख सकते हैं, उसका सीक्वेंस देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
Okay, now we see about the tertiary structure. आप 5 minutes की break ले लो, फिर हम tertiary structure करते हैं. Okay, now we start the tertiary structure. Tertiary structure is actually the 3D folding or bundling up of the proteins. इसमें जो भी molecule बनता है उसमें polar जो residues of amino acids and they are on the outside and non-polar residues are buried inside the molecule. Many proteins are organized into multiple domains. Domains are actually compact globular units that are connected by flexible segment of the polypeptide chains. हर जो डोमेन है मॉलिक्यूल के अंदर उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है फॉर ओवरऑल प्रोटीन. डिफरेंट प्रोटीन्स में शेयर सिमिलर डोमेन स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल काइनेज, सिस्टीन रिच ग्लोबिन. काइनेज जो है उसमें सिस्टीन रिच ग्लोबिन डोमेन्स होती हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है उसमें ज्यादातर डिस्टिंक्ट डोमेन्स होती हैं एंड डोमेन इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स. Tertiary structure basically describes the relationship of different domains to one another within a protein molecule or the final arrangement of domains in a polypeptide chain. The interactions जो भी domains के बीच में बनती हैं, these are governed by hydrogen bonding.
hydrophobic interactions, electrostatic interactions, and van der Waals forces. These all forces are governed by domains. और यही सारी forces जो हैं वो tertiary structure में present होती हैं. जब भी टर्शियरी स्ट्रक्चर का कोई भी नोट लिखने के लिए आता है ना, तो उसमें क्वेश्चन इसी तरह से बनाते हैं कि इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग कौन कौन सी हैं. तो उसमें ये जो सारी बॉन्डिंग्स है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वैन डर वाल फोर्सेस, ये लिखनी बहुत जरूरी है. अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से होती है कि वाटर जो है वो उसके स्ट्रक्चर को डिसरप्ट नहीं कर सकता. दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट द स्ट्रक्चर कांट बी डिसरप्टेड. पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके अंदर 200 अमीनो एसिड होते हैं ना, उसमें बेसिकली 2 और मोर डोमेन्स होती हैं. कोर ऑफ डोमेन जो है वो हमारे पास मोटिव्स का बना हुआ होता है. अच्छा, जो एक प्रोटीन के अंदर फोल्डिंग होती है ना, एक डोमेन ऑफ प्रोटीन के अंदर फोल्डिंग जो होती है वो दूसरी डोमेन से इंडिपेंडेंट होती है, उसका दूसरी डोमेन से कोई लिंक नहीं होता. So each domain has the characteristic of a small compact globular protein. It is independent of other proteins. ये एक रिवीजन से दी हुई है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंपल सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है और आर चेन जो है वो हमारे पास बाहर की तरफ होती है. फिर टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ है कि जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गया है स्ट्रक्चर, और इसमें हमारे पास जो मोटिव्स हैं वो बीच में आ गए हैं, और अराउंड हमारे पास जो सारी पेप्टाइड्स है ना, उन्होंने डोमेन्स बना दिए हैं, और वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपस में 3D फोल्डिंग उनकी बन गई है. इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये है कि डिफरेंट डोमेन्स जब आपस में लिंक हो जाती हैं, डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो वो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देती हैं. कौन कौन सी फोर्सेस कंट्रोल करती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर को? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पोलर साइड चेन्स, आयनिक बॉन्ड्स बिटवीन आर ग्रुप्स, एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स. हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से होती है इसके अंदर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, एक तो वो ये कि बैकबोन में होती है और दूसरे आर ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होती है. जो भी ये जो सारे जो अमाइनो एसिड बॉन्ड्स हैं, ये जिस भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उसमें और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. तो वो सारे क्या करते हैं कि उसमें भी, वाटर के अंदर भी आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसके साथ भी इसकी थोड़ी बहुत बॉन्डिंग बन जाती है. सो इट मीन्स कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ आपस में प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में नहीं होती, बल्कि आसपास जो उसके एनवायरनमेंट होती है, लाइक एक्वस एनवायरनमेंट, उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बन जाती है. इसमें देखें आपके ये दिखाए हुआ स्ट्रक्चर के सीरीन जो है वो किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, कि एक रेजिड्यू ऑफ सीरीन इस साइड से आ रहा है और एक रेजिड्यू ऑफ सीरीन जो है वो इस साइड से आ रहा है. दोनों के बीच में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है. दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनती है हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर में. फिर आ जाती हैं हाइड्रोफोबिक फोर्सेस. प्रोटीन्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स. और यही आर ग्रुप्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि जो आर ग्रुप होता है वो डिटरमिन करता है प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक को, अमाइनो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक को. जो ग्रुप डिटरमिन करता है दैट इज द आर ग्रुप. तो आर ग्रुप की जो नेचर होती है ना, कि उसमें कितने हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स हैं, कितने हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हैं, और वो किस तरह की बॉन्डिंग जो है वो एक दूसरे के साथ बना रहे हैं आर ग्रुप्स, और विद द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स, ये सारी डिटरमिन करती है कि ओवरऑल प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा और प्रोटीन की शेप क्या होगी. ओवरऑल जो हमारे पास कोई भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन बनती है, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स एंड द एक्वस एनवायरनमेंट, और बिटवीन रिपल्शन बिटवीन द एक्वस एनवायरनमेंट एंड द हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स. हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स जो हैं, दे विल मेक बॉन्ड्स विद द एक्वस एनवायरनमेंट, लाइक मींस के दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर. बट हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स जो है ना, दे आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर, दे विल रिपेल वाटर
एंड हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स विल अट्रैक्ट वाटर. सो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी ना और एक जो खिचड़ी पकेगी, उससे जो हमारे पास कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या स्पॉन्टेनियस फोल्डिंग जो होगी वो बनाएगी हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स. अब जो भी अमाइनो एसिड है जिसमें आर ग्रुप्स जो हैं वो पानी से दूर जा रहे हैं, मतलब ये कि वो हाइड्रोफोबिक हैं, वो पानी से दूर जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो जो अमाइनो एसिड जो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स वाले होंगे ना, वो इंटीरियर ऑफ मॉलिक्यूल में आ जाएंगे, क्योंकि साइड्स पे तो पानी है, हमारे जो प्रोटीन्स है उसके साइड पे पानी है. तो जो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स होंगे ना वो प्रोटीन्स के सेंटर में आ जाएंगे, और जो हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स होंगे वो बाहर की तरफ लग जाएंगे. और ये सारी सिचुएशन जो है ये प्रोटीन की कन्फर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगी, और प्रोटीन की फर्दर फोल्डिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी या वो रुक जाएगी एक जगह पे. फिर आ जाती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं इसमें. एक तो ये कि चार्ज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल डाइपोल. Typical charge interaction that favor protein folding are those between charge groups such as hydrophobic R groups and ये K group जो ये स्पेशल प्रोटीन्स में ग्रुप होता है. ये आप लोग बेशक इन ग्रुप्स को ना भी याद रखें, ये थोड़ी हाई लेवल की बात है, लेकिन वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन स्पेशल K एंड R ग्रुप्स एंड D एंड E ग्रुप्स जो है ये बनती है बिटवीन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. फिर चार्ज डाइपोल इंटरेक्शंस बनती हैं बिटवीन आयोनाइज्ड आर ग्रुप्स अमाइनो एसिड विद द डाइपोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ये बताया हुआ है कि आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है. आयनिक बॉन्ड बन सकता है लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड के बीच में. ये आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड क्योंकि चार्ज डिफरेंस की वजह से बनता है, तो ये लाइसिन का पॉजिटिव चार्ज और एस्पार्टिक एसिड का नेगेटिव चार्ज जो है ये दोनों मिलके आपस में आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं. फिर लास्टली आ जाती हैं वैन डर वाल फोर्सेस. These are both attractive and reversive forces that control protein folding. Attractive van der Waals forces involve the interactions between induced dipoles that arise from fluctuations in the densities, और जो repulsive forces involve the interactions between uncharged molecules. Repulsion basically किस वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है जब दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. वैन डर वाल फोर्सेस आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा. दे आर एक्सट्रीमली वीक relative to other forces. It is a huge number of such interactions that occur in a large protein molecule that make this significant to protein folding. बहुत ज़्यादा वैन डर वाल फोर्सेस एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में होती हैं जिसकी वजह से प्रोटीन की फोल्डिंग होती है. अदरवाइज सिंगल मॉलिक्यूल अगर हो, सिंगल मॉलिक्यूल में वैन डर वाल फोर्सेस इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स कर सकें. ये डिफरेंट प्रोटीन्स बताई हैं कि सपोज करें कि ये एक्वस इन्वायरमेंट है हमारे पास और उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं. तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे जिनकी जो कि वाटर को रिपेल करेंगे, उनकी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनेंगी विद वाटर. कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे जो कि आपस में कंबाइन करके डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाएंगे, और कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होंगे जो कि आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, जैसे मैंने आपको लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड की एग्जांपल दी थी. और डाइसल्फाइड ब्रिजेस किस में बनते हैं? जब टू सिस्टीन मॉलिक्यूल्स गेट आर जॉइंड टुगेदर दे फॉर्म सिस्टाइन, और वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाते हैं. इसी तरह कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं अमाइनो एसिड के वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे. हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बिटवीन अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन्स. अमाइनो एसिड जिनकी नॉन पोलर साइड चेन्स होती हैं लाइक आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, वो क्या करते हैं कि वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाते हैं. सिस्टीन की मैंने आपको एग्जांपल दी कि दो सिस्टीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनाएंगे और वो सिस्टाइन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी. ये सिंपल वही फिगर है डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो बने हुए हैं. फिर लास्ट आ जाता है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ना, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द एग्रीगेशन ऑफ 2 or more polypeptide chains which are held together by hydrogen bonds, ionic और hydrophobic interactions. एग्जाम्पल इसकी क्या है? कोलेजन.
इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। और ये हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो स्किन में और जो भी बालों के अंदर होती है, ये कोलेजन की वजह से होती है। Hemoglobin is a globular protein with 4 polypeptide chains. It is a tetrameric protein. Insulin is a protein with 2 polypeptide chain. It is a dimeric protein. ये different levels of structure बताए हुए हैं, primary, secondary, tertiary and quaternary. फिर fibrous proteins आ जाती हैं. Fibrous proteins क्या करती हैं? Fibrous proteins are basically fiber-like and they are long and cylindrical in shape. For example, the proteins of hair, nails and these are held together by covalent and non-covalent interactions. इसमें वेंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, आयनिक इंटरेक्शंस होती हैं और डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं बिटवीन द फाइब्रस प्रोटीन्स। ये मैंने आपको पिछली प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी बताया कि जो भी अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर, वो डिटरमिन करता है उसका फाइनल स्ट्रक्चर, फाइनल फोल्डिंग, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी डीनेचरेशन, उसकी एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ये सारी चीजें जो हैं वो डिटरमिन होती हैं विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। डीनेचरेशन जो है प्रोटीन्स की, वो क्या करती है, वो कौन से एजेंट डीनेचर करते हैं प्रोटीन को? एक तो यूरिया हो सकता है और गुआनिडम क्लोराइड एक कंपाउंड है जो भी प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को खराब करता है। तो डीनेचरेशन जो है इन सम केसेस इट इज रिवर्सिबल बाय रिमूविंग द एजेंट्स विच कॉज डीनेचरेशन। डीनेचरेशन की सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? जब भी हम घर में अंडा फ्राई करते हैं तो पहले उसकी जो सफेदी होती है दैट इज ट्रांसपेरेंट। जब हम उसको आग पे डालते हैं या पैन में डालते हैं तो वो वाइट होना शुरू हो जाती है। दिस इज अ कॉमन, वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल डीनेचरेशन। हम उस जो अंडे की जो सफेदी है उसको वापस नहीं ला सकते ट्रांसपेरेंट कलर में। ठीक है, प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट से हो सकती है जिसको हम शेफ्रॉन्स कहते हैं। ये आपके लिपिड कॉर्ड में छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इसमें आपने बस छोटे छोटे पॉइंट्स इनके कर लेने हैं। प्रोटीन फोल्डिंग इज बेसिकली अ कोऑपरेटिव ऑल और नॉन प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स किस तरह से हो सकती है? ये होती है हमारे स्टमक के अंदर विद द हेल्प ऑफ HCl एंड एंजाइम सच एज पेप्सिन। हाइड्रोलिसिस क्यों जरूरी होती है? बिकॉज हमने बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है और उसको सर्कुलेशन में भेजना होता है, तो उसको हम बड़े फॉर्म में नहीं भेज सकते, तो उसको हम तोड़ के छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेते हैं जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाती है इंटेस्टाइन्स के अंदर। एसिड हाइड्रोलिसिस हो सकती है, हीट हाइड्रोलिसिस हो सकती है। फिर डीनेचर ऑफ प्रोटीन्स जो है उसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स लूज देयर 3D स्ट्रक्चर एंड लूज देयर फंक्शन। इट इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रप्शन ऑफ क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। डिस्ट्रप्टिव एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? हीट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्टर्ब हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। एसिड एंड बेसिक बेसिस भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको डिस्टर्ब करती हैं। हेवी मेटल आयंस डिस्टर्ब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बाय रिएक्टिंग विद सल्फर, और एजिटेशन सच एज विपिंग स्ट्रेचेस चेन डिस्टर्बिंग ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉस लिंकिंग। एप्लीकेशंस ऑफ डीनेचरेशन क्या है कि occurs when an egg is cooked, skin is wiped with alcohol and heat is used to cauterize blood vessels. कॉटराइज का मतलब होता है सर्जरी में हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। जब भी कोई सर्जरी करते हैं ना तो उसमें जो भी वेसल्स बीच में कट ऑफ हो जाती हैं तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब आप समझ लें कि इट इज लाइक अ मेडिकल आयरन। जब उसको आप वहां पे रखते हैं तो फौरन से वहां पे एक स्कार सा बन जाता है और वो ब्लीडिंग रुक जाती है। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो भी स्टरलाइज किए जाते हैं ऑटोक्लेव्स में, ये दिस इज एग्जांपल ऑफ द फ्राइड एग, इसमें डीनेचरेशन हो रही है। प्रोटीन फोल्डिंग का मैंने आपको बताया कि प्रोटीन फोल्डिंग जो है हमारी बॉडी में वो इट इज अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर स्केड्यूल, प्रॉपर बॉन्डिंग, और जितनी भी आर ग्रुप्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं कि प्रोटीन किस तरह से फोल्ड होगी।
इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं फोल्डिंग को, दीज आर कॉल्ड शेफ्रॉन्स। शेफ्रॉन्स का क्या फंक्शन होता है कि इट इज़ अ कोऑपरेटिव फोल्डिंग। इंफॉर्मेशन जो भी प्रोटीन फोल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है, लेकिन अगर एक बार प्रोटीन डीनेचर हो जाए तो उसको हम अगर आइडियल कंडीशन दोबारा भी प्रोवाइड कर दें तो वो रीनेचर नहीं हो सकती। रोल ऑफ शेफ्रॉन्स इन प्रोटीन फोल्डिंग क्या है कि शेफ्रॉन्स आर एक्चुअली हीट शॉक प्रोटीन्स। ये क्या करती हैं कि जो हमारा डीएनए होता है सेल के अंदर उसके साथ ये एसोसिएटेड होती हैं हीट शॉक प्रोटीन्स, और ये क्या करती हैं कि दीज आर प्रोड्यूस्ड इन सेल अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस, फॉर एग्जांपल अंडर चेंजेस ऑफ पीएच और एसिडिक और बेसिक मीडियम चेंजेस। और इन सारी चेंजेस की वजह से प्रोटीन्स जो हैं वो फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। शेफ्रॉन्स का मैंने आपको बताया कि दीज आर हीट शॉक प्रोटीन्स दैट इंटरेक्ट विद पॉलीपेप्टाइड एट वेरियस स्टेजेस। डिफरेंट टाइप्स हैं हीट शॉक प्रोटीन्स की, 60 kD भी हैं, 80 kD भी हैं, और हीट शॉक प्रोटीन 70 kD भी हैं। kD जो है ना वो इसका यूनिट है। हीट शॉक प्रोटीन जो है ना बेसिकली इसको हम केज लाइक प्रोटीन भी कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ एंड दीज आर आल्सो नोन एज हीट शॉक प्रोटीन। 60 जो है केज लाइक प्रोटीन, जिसको हम शेप्रोनिन्स भी कहते हैं, दे फैसिलिटेट द करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग। ये जो डायग्राम है ये लिपिन कॉर्ड से ही ली हुई है। इसमें ये दिखाया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन इस तरह से बनी हुई है, और फाइनल जो प्रोटीन मोनोमर है वो उसकी ये एक अजीब सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। प्रोटीन मिसफोल्डिंग जो है दैट इज अ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। ये बेसिकली हमारी बॉडी में क्यों प्रोटीन फोल्डिंग क्यों होती है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जो इम्प्रॉपर फोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं उसको कंट्रोल करती है और उसको डिग्रेड करती है। प्रोटीन्स डिग्रेडेशन किस तरह से होती है बॉडी के अंदर, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जो भी डिफेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं उसको बॉडी डिटेक्ट करती है और उसकी क्या होती है कि डिस्ट्रक्शन हो जाती है यूबिक्विटिन प्रोटीन की वजह से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूबिक्विटिनेशन। और इसमें क्या होता है कि प्रोटीन्स के साथ जो भी प्रॉपर इम्प्रॉपर प्रोटीन्स या डिफेक्टिव प्रोटीन्स हैं उसके साथ यूबिक्विटिन प्रोटीन लग जाती है, और वो क्या करती है कि सेल को ये सिग्नल देती है कि भाई इस प्रोटीन को जो है वो ख़त्म करना है, और वो प्रोटीन जो है वो प्रोटियोसोम एक स्ट्रक्चर है सेल का जो कि उस प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। एग्जांपल मैंने आपको दी थी सिस्टिक फाइब्रोसिस की, उसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म में सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर जो भी हमारे पास मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनती हैं वो किस तरह से डिग्रेड होती हैं ड्यू टू प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। ये सिंपल 3 स्टेप्स में प्रोसेस बताया हुआ है कि प्रोटीन डिग्रेडेशन किस तरह से होती है। प्रोटीन डेस्टाइन्ड फॉर डिग्रेडेशन इज टैग्ड विद मॉलिक्यूल्स ऑफ यूबिक्विटिन। फिर क्या होता है कि यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन्स जो हैं दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोटियोसोम्स which unfolds and transport the protein to proteolytic core. Or in the third and final step, peptide fragments produced by the proteasome are degraded to amino acids. Simple हमने misfolded proteins को amino acid में convert करना है with the help of ubiquitin protein and proteasomes. अब मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये बस 3-4 पेजेस ही हैं उसमें लिपिन कॉर्ड में। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हमारी बॉडी में क्यों बनती हैं? मिसफोल्डेड प्रोटीन जो हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से बनती हैं, लाइक म्यूटेशंस। और आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें वो लोग चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। या अमेरिका में तो एक डिजीज़ है अल्जाइमर्स डिजीज़, भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये किस वजह से होती है? मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स की वजह से। और जो हमारी बॉडी में विद एडवांसिंग एज जो प्रोटीन्स हैं उसकी रिपेयर की एबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स जो है वो उसकी फोल्डिंग ज़्यादा हो जाती है और प्रोटीन की फोल्डिंग ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है और डिमेंशिया होता है। और एक और भी एक पैथोलॉजिक प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन्स की मिसफोल्डिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं एमिलॉइड डिजीज़ एंड प्रायन डिजीज़।
एमिलॉइड डिजीज में क्या होता है कि जो बीटा प्लेटेड शीट्स की जो फिब्रिलर प्रोटीन है उसकी असेंबली मिसफोल्डेड होती है, जिसकी वजह से जिसको हम एमिलॉइडोसिस कहते हैं। और ये प्रोटीन जो हैं एमिलॉइड प्रोटीन जो हैं ये हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में और ब्रेन में स्पेशली एक्यूमुलेट हो सकती हैं और ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब करती हैं। फिर आ जाती है प्रायोन डिजीज। प्रायोन डिजीज जो है वो एक टाइम पे बड़ी कॉमन हुई थी कि ये काउस से फैलती है, मैड काउ डिजीज भी इसको कहते हैं। ठीक है, मैड काउ डिजीज की वजह से डिजीज फैलती है, इसको हम प्रायोन डिजीज कहते हैं। अल्जाइमर्स का मैंने आपको बता दिया। अल्जाइमर्स का ये है कि नॉर्मल जो सेल्स हैं न्यूरॉन सेल्स इस तरह के होते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिलॉइड प्लाक्स बन जाते हैं अलोंग साइड द न्यूरॉन्स, जो कि क्या करते हैं कि फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है ना, सारी जो उनकी जो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो भी उनकी फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और प्लाक्स जो हैं वो ब्लॉक कर देते हैं न्यूरोनल पाथवेज को और न्यूरोनल फंक्शन को। ठीक है, ये इसमें देखें कि सेल्स विद इन द ब्रेन जो हैं दे ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल मैसेजेस टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूजिंग केमिकल मैसेंजर्स, फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब अल्जाइमर्स डिजीज में क्या होता है कि एरियाज ऑफ ब्रेन टिश्यू आर डैमेज्ड and some messages do not transmit, causing the symptoms of the disease like forgetfulness and other problems. ये सिंपल बताया हुआ है कि एमिलॉइड डिजीज जो है उसको हम एमिलॉइड प्रोटीन प्रिकर्सर होती है एक, वो क्या करता है कि वो प्रोटीन को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से उठा के उसको इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में ले आता है। वहाँ पे क्या करता है कि एमिलॉइड प्रोटीन जाके अल्फा बीटा चेन्स के साथ कंबाइन करती है और इस एग्रीगेशन की वजह से बीटा प्लेटेड शीट्स जो हैं वो डिस्ट्रप्टेड प्रोटीन बन जाती है और वो एमिलॉइड प्लाक्स बन जाते हैं। एमिलॉइड जो प्लाक्स हैं उसको हम किस तरह से व्यू कर सकते हैं, फोटो माइक्रोग्राफ्स के थ्रू। प्रायोन डिजीज का आप बस इसके 2-4 पॉइंट्स याद रख लें कि एक तो इट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज एंड क्रूड्सफील्ड जैकब डिजीज, और शीप्स में जो डिजीज होती है, और ब्रोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। आई नो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट नाम, बस आप सिर्फ ये नाम जो है वो याद कर लें कि प्रायोन डिजीज के साथ ये एसोसिएटेड है, इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज बेसिकली इन्फेक्शियस प्रोटीन and it is highly resistant to proteolytic degradation and tends to form insoluble aggregates in brain which disrupt the brain function. Causes इसकी क्या क्या हैं? कॉजेज इसकी ये होती है कि जो हमारी ब्रेन के अंदर जो अल्फा हेलिक्सेस होती हैं ना, वो रिप्लेस हो जाती हैं विद बीटा शीट्स, और दूसरे वो इन्फेक्ट हो जाती हैं विद द प्रायोन वायरस। इट हैज नो ट्रीटमेंट एंड इट इज अ फैटल डिजीज। दिस पिक्चर शोज अ नॉर्मल प्रोटीन इस तरह की होती है और मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है वो इस तरह की होगी कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ और रेजिड्यूज लगेंगे और प्रोटीन को मिसफोल्ड कर देगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। I know this lecture was very long and you might find it confusing. I will share a link also which I saw on the internet. It shows a very beautiful description of different levels of organization of proteins. वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग सब लोग उसको देख लेना, तो आप लोगों को उससे बहुत अच्छी प्रोटीन्स की जो है ना वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की ना समझ आ जाएगी। बिल्कुल 15-20 मिनट की वो वीडियो है, वो आप लोग देख लेना और बहुत आपको ना वो क्लियर कट, अगर अभी आपको समझ नहीं भी आई या थोड़े बहुत पॉइंट्स आपसे रह भी गए हैं, बिकॉज द लेक्चर वाज लॉन्ग एंड इस वजह से थोड़ा सा मुझे तेज तेज पढ़ाना पड़ा है। वो मैं आपके साथ ना लिंक्स शेयर करूँगी और जो कल मैंने आपको नोट्स बताए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ओके जी, थैंक यू वेरी मच।